वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हम फिजिक्स एपी नेट सेट से रिलेटेड इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ टू ऑर्थोगोनल फंक्शन। तो कोई भी दो वेव फंक्शन ऑर्थोगोनल तब होते हैं जब एक वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और दूसरे वेव फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होता है, और दोनों वेव फंक्शन अगर अलग अलग हैं तो उनका जो टोटल इंटीग्रेशन है वो जीरो हो जाता है। तो ये है ऑर्थोगोनल फंक्शन की कंडीशन। अब अगर कोई दो वेव फंक्शन ऑर्थोगोनल है तो इसके लिए कंपलसरी है कि दोनों वेव फंक्शन की जो एनर्जी आइगन वैल्यू है वो इक्वल नहीं होगी। तो सबसे ये समझना है कि अगर दो ऑर्थोगोनल फंक्शन है तो उनके दो वेव फंक्शन हो गए, उन दोनों वेव फंक्शन के एनर्जी आइगन वैल्यू होगी और एनर्जी आइगन वैल्यू इक्वल नहीं होगी। अगर एनर्जी आइगन वैल्यू इक्वल होती तो वेव फंक्शन ऑर्थोगोनल नहीं होता। व्हेन वेव फंक्शन शोज बाउंड स्टेट, हम जानते हैं कि जब पार्टिकल मूव करता है तो उसके साथ वेव एसोसिएट होती है। उस वेव के एम्पलीट्यूड को स्टडी करने के लिए श्रोडिंगर ने वेव फंक्शन को या मैक्स बोर ने साई को इंट्रोड्यूस किया था 1926 में। तो अगर डिस्टेंस मतलब x टेंस टू अगर जीरो है, अगर ऐसा माने आप कि अगर x टेंस टू जीरो है, वो सॉरी अगर x टेंस टू इनफाइनाइट है तो साई टेंस टू कितना हो जाता है, जीरो। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो इसका मतलब यह है कि वो जो वेव फंक्शन है वो बाउंड स्टेट में है। दूसरा ये है कि अगर हम ट्रेजेक्टरी देखते हैं तो अगर किसी की एनर्जी निगेटिव है, निगेटिव एनर्जी का मतलब अट्रैक्टिव एनर्जी है, तो जब अट्रैक्टिव एनर्जी होगा इस केस में भी वेव फंक्शन कैसा होगा, जीरो की ओर ट्रेंड करेगा। और ये भी एक बाउंड स्टेट की कंडीशन होती है। तो बाउंड स्टेट की दो कंडीशन है। पहली, अगर x टेंस टू इनफाइनाइट साई टेंस टू जीरो। x क्या है, डिस्टेंस है, जितना पार्टिकल या मैटर वेव्स जो है डिस्टेंस कवर करता है। तो अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस कवर करे तो उसका वेव फंक्शन कितना हो जाए, जीरो हो जाए। और अगर उसकी एनर्जी लेस देन जीरो है तो ये दोनों कंडीशन बाउंड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट स्टेशनरी स्टेट। अब स्टेशनरी स्टेट क्या है कि अगर कोई किसी भी सिस्टम के स्टेट को स्टेशनरी स्टेट कहते हैं अगर उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी टाइम पर डिपेंड नहीं करता। तो नॉर्मली भी अगर हम देखें तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी टाइम पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब है कि जो सिस्टम का जो स्टेट होगा वो स्टेशनरी स्टेट होगा। ठीक है। जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती है तो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती है तो एंट्रोपी भी मैक्सिमम होती है। ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। इन विच बॉडी स्टीफन्स लॉ इज एप्लीकेबल। तो जो आइडियल ब्लैक बॉडी है उस पर स्टीफन्स लॉ एप्लीकेबल होता है। स्टीफन्स लॉ है क्या कि अगर किसी ब्लैक बॉडी से यूनिट एरिया और यूनिट टाइम पे रेडिएशन इमिट हो रहा है तो जो उसकी इंटेंसिटी है जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं तो आई प्रोपोर्शनल हो जाता है टी की पावर 4। और जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा देते हैं तो ये हो जाता है सिग्मा टी की पावर 4। ये जो सिग्मा है इसी को हम बोलते हैं इंस्टीफन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 5.67 इंटू इंटू 10 की पावर -8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन 4 इसकी यूनिट होती है। तो स्टीफन्स लॉ जो है सिर्फ आइडियल ब्लैक बॉडी कंडीशन में ही एप्लीकेबल होता है। इज पॉसिबल टू अटेन जीरो एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पॉसिबल है प्राप्त करना? तो ये असंभव है, क्योंकि हम चाहे कितनी भी प्रोसेस करें हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हम प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि इस टेम्परेचर के आने के पहले पहले ही जितने सारे मैटर हैं नॉर्मली 95% से अधिक मैटर जो है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के आने के पहले ही क्या हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, जम जाते हैं और उनके एटम मूव नहीं कर सकते। तो इसलिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर प्राप्त करना संभव नहीं है। इज वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम पॉसिबल टू बी लेस देन 1।
तो क्वेश्चन ये कहता है कि अगर किसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट संभव है, अगर उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 से कम है, तो ध्यान रखना है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 से कम कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 से कम हो जाएगा तो जो आपका मैग्नेटिक सस्पिटिबिलिटी या इलेक्ट्रिक सस्पिटिबिलिटी है उसकी वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, और जब ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगी तो ये जो है तो डाई मैग्नेटिक की कंडीशन को फॉलो करने लगेगा। इसका मतलब किसी भी कंडीशन पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की मीडियम की वैल्यू 1 से कम नहीं हो सकती। व्हाट इज एरनफेस्ट थ्योरम? तो एरनफेस्ट थ्योरम कहलाता है कि जब क्वांटम मैकेनिक्स की हम एवरेज वैल्यू लेते हैं और उसका रिजल्ट देखते हैं तो उसका रिजल्ट क्लासिकल मैकेनिक्स को सेटिस्फाई करता है। एवरेज वैल्यू ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स रिजल्ट सेटिस्फाई क्लासिकल मैकेनिक्स। इसी तरह से मिलता जुलता एक और है बोर कोरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये होता है कि यदि हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर किसी कॉन्सेप्ट की स्टडी करें और उसमें हम जो क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, अगर उसको हम लार्ज वैल्यू तक ले जाएं तो क्वांटम मैकेनिक्स के जो रिजल्ट हैं वो क्लासिकल मैकेनिक्स के रिजल्ट से मैच करने लगते हैं। ये है बोर्स कोरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल जो कि 1960 में दिया है। इसके द्वारा जो स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी है वो कैलकुलेट की जा सकी है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस किए। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।